इधर देखिए, शुरू करते हैं। आज हमारा कौन सा देश है? इधर अर्जेंटीना है ना? कौन सा देश है? अर्जेंटीना। सबसे पहले तो आपको ये बताया गया था कि अर्जेंटीना दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। तो आखिरकार इससे 8 बड़े कौन कौन से देश हैं, पहले तो ये जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें क्रम से, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। फिर उसके बाद तुम्हारा कौन सा है? कनाडा, ठीक है। फिर उसके बाद चीन, और चीन के बाद आपका हाँ अमेरिका है। और उसके बाद फिर आपका कौन सा देश है? ठीक, गुड। कौन सा है? ब्राज़ील, ठीक है। और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर हमारा कौन सा आता है? भारत आता है, ठीक है। अब भारत के बाद आपका अर्जेंटीना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये अर्जेंटीना दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, ठीक है। अब देखिए, ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में पूरी दुनिया में, लेकिन ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। कौन सा अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका। अब अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, तो अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कौन से नंबर का? दूसरा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन वाला, ये पूरा अर्जेंटीना है। और ये दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये ब्राज़ील है, जिसे हम कल पढ़ाए थे। ये क्या है? ब्राज़ील। ब्राज़ील तुम्हारा दक्षिण अमेरिका का पहला सबसे बड़ा देश है, और अर्जेंटीना तुम्हारा दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इतनी बात समझ में आ रही? अब देखिए, आगे चलते हैं। अर्जेंटीना, आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये देश है, इसका नाम उरुग्वे। क्या नाम है? उरुग्वे। और यहाँ पर है पैराग्वे, ठीक है। मतलब देखिए, उरुग्वे और पैराग्वे दोनों सेम नाम मिलते जुलते हैं कि नहीं है? उरुग्वे पैराग्वे, उरुग्वे पैराग्वे। तो उरुग्वे और पैराग्वे से अर्जेंटीना जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? जुड़ा है, ठीक है। इस साइड पर आप देख रहे हैं, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जानते हो क्या है? ये चिली है। कौन सा देश है? चिली। तो अर्जेंटीना के पश्चिम साइड पर कौन सा देश है? चिली। और अर्जेंटीना के उत्तर साइड पर कौन से देश है? तो एक तुम्हारा उरुग्वे हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? पैराग्वे। लेकिन आप ज़रा सोचिए, देखिए यहाँ पर ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ना, ये तो पैराग्वे का हो गया, और ये वाला जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये उरुग्वे का हो गया। लेकिन बीच में ये जगह खाली है कि नहीं खाली? क्यों खाली है ना? तो आखिरकार ये बीच में जो जगह खाली, तो ये क्या हो सकता है? कोई बताएगा इसमें? ये बीच में ये नहीं पता चल रहा है। देखिए, कल मैं जब आपको ब्राज़ील पढ़ाया था, तो मैं बताया था कि तुम्हारा अर्जेंटीना ब्राज़ील से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? ब्राज़ील के साथ बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं करता? करता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ब्राज़ील, ठीक है। ये क्या होगा हमारा? ब्राज़ील। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब इसे और समझ लेते हैं। इसका मतलब अब आप ये जान गए कि जो अर्जेंटीना है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और पूरी दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कितने देशों के साथ? 4 देश। अब वो 4 देश देखिए, पहले नंबर पर आपका कौन सा हो गया? ब्राज़ील। दूसरे नंबर पर कौन सा हो रहा है? उरुग्वे। कौन सा? उरुग्वे। तीसरे में पैराग्वे। और चौथे में आपका चिली। कौन सा देश हो गया? चिली। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब आप ये कहिए कि जो अर्जेंटीना है, इसके कितने पड़ोसी देश हैं? 4 हैं। इसके कितने पड़ोसी देश हैं? क्या? अच्छा बताइए, क्या अर्जेंटीना के पूरब में कोई पड़ोसी देश है? देखिए, ये मैप है, ये मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। इस मैप को देख के बताइए, क्या अर्जेंटीना के पूरब में कोई पड़ोसी देश है? नहीं है ना? देखिए, ये अर्जेंटीना का कौन सा हुआ? यही तो भाग पूर्व होगा, है ना? तो जब पूर्व में कोई पड़ोसी देश नहीं, तो फिर भाई ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, तो ये क्या है?
हाँ, कौन सा महासागर है? लेकिन अटलांटिक महासागर को कितने भागों में बांटा गया है? 2। तो ये कौन सा अटलांटिक? हाँ, ये साउथ अटलांटिक है। कौन सा अटलांटिक? साउथ। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये दक्षिण अटलांटिक। कौन सा? दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है। तो अर्जेंटीना के पूरब में कौन सा महासागर है? दक्षिण अटलांटिक महासागर। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ज़रा सोचिए। चलो, अच्छा, मान लिए कि पूरब में या दक्षिण अटलांटिक महासागर है, लेकिन इसके दक्षिण में क्या है बताओ? अच्छा, अंटार्कटिका हो सकता है कि आर्कटिक हो सकता है? पागलों, अंटार्कटिका होगा। देखिए, आप वर्ल्ड मैप देख लीजिए। देखिए, मैं तुम्हें दिखा दूँ। कहाँ गया? अरे इधर, बस 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 इधर देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। कहाँ गया वर्ल्ड मैप? ये देखिए, वर्ल्ड मैप में आप देख लीजिए। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ये अब देखिए, इसमें अर्जेंटीना, ये तुम्हारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है कि नहीं है? ये पूरा है। ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है कि नहीं है? है कि नहीं है? ठीक है। अब ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक। अब जरा सोचिए, ये तो आर्कटिक महासागर आपका कहाँ है? यहाँ है ऊपर। ये वाला ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ये आपका क्या है? आर्कटिक महासागर। लेकिन नीचे वाला ये है अंटार्कटिका महासागर। तो अब बताइए, जब नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू वाला, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो इसके ऊपर जो पानी है, ये कौन सा महासागर होगा? अंटार्कटिका महासागर होगा। ठीक है। तो अब देखिए, अर्जेंटीना तुम्हारा यहाँ है, तो अर्जेंटीना के दक्षिण में है कि नहीं है? होगा कि नहीं? अब ये तुम्हारा, ये देखिए, साउथ अटलांटिक। समझ में आ गई बात? इतनी। अब चलते हैं आगे। अब कुछ इस देश की विशेषता बताते हैं आपको। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये अर्जेंटीना दुनिया का ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो शहरों में निवास करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 92% लोग यहाँ शहरों में निवास करते हैं, मात्र केवल 8% लोग गांव में निवास करते हैं। अब ज़रा सोचिए, मतलब 92% लोग यहाँ कहाँ निवास करते हैं? शहरों में। और 8% लोग कहाँ निवास करते हैं? गांव में करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? बताओ, होगी ना? ठीक है भाई। शहर में वही रहेगा जिसके पास पैसा होगा, और गांव में वो रहेगा जिसके पास पैसा कम होगा। नहीं होगा, मतलब गांव वालों के पास बहुत पैसा है। गांव वालों के पास 2 चीज़ आपको मिलेगा, एक दिल, दूसरा पैसा। क्यों? गांव वाले दिलदार बहुत होते हैं, ये बात मानना पड़ेगा कि नहीं? तुम प्यासे हो और गांव में किसी के घर चले जाओ और तुम इतना बस कह दो कि भैया हमें पानी चाहिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पानी के साथ कुछ खाने के लिए भी दे देंगे। और शहर में तुम कहते हो भैया हमें पानी चाहिए, तो कहीं वो दुकान में ले जा। घर में पानी तुम्हें नहीं देंगे, कहेंगे दुकान में ले जा, दुकान में पानी। ये चीज़ होता है। गांव और शहर में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है। लेकिन अब ठीक है, उनकी सोच है, वो लोग शहर में ज़्यादा रह रहे हैं, क्योंकि अच्छी बात भी है, जिसका बने वहाँ वो रहे, है ना? चलें, अब देखिए आगे चलते हैं। तो अर्जेंटीना में कितने % लोग शहरों में निवास करते हैं? 92% लोग यहाँ शहरों में निवास करते हैं, और 8% लोग कहाँ? गाँव में निवास करते हैं। अब देखिए, अर्जेंटीना, यहाँ पर भी ईसाई धर्म का ही पालन किया जाता है। किसका? ईसाई। ठीक है। मतलब जिस तरह देखिए, आपको जब मैं ब्राज़ील कल पढ़ाया था, तो मैं कल आपको बताया था ब्राज़ील में कि ब्राज़ील में भी लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। लेकिन क्या है, ब्राज़ील पर जो अधिकार था 1822 ईस्वी के पहले, क्योंकि ब्राज़ील को 1822 में स्वतंत्रता मिली थी, तो 1822 के पहले ब्राज़ील में किसका? पुर्तगाल का शासन था। तो यहाँ पर क्या था? पुर्तगाल का शासन नहीं था, यहाँ स्पेन का शासन था। किसका शासन था? स्पेन का। ब्राज़ील की भाषा क्या थे? पुर्तगाली। ब्राज़ील में राष्ट्रीय भाषा क्या थी? पुर्तगाली। लेकिन अर्जेंटीना की राष्ट्रीय भाषा क्या है? स्पेनिश है। क्या है? स्पेनिश। बात समझ में आ रही? अब देखिए, आप यूएनए का नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं सुने? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कुछ देश, मतलब कुछ भाषाओं को मान्यता दी गई है।
कि उन्हीं भाषाओं पर जो फैसले होंगे, जो सुनवाई होगी उन्हीं भाषाओं पर ही होगी। ठीक है, जैसे आपकी कौन कौन सी भाषाओं को सम्मिलित किया गया इसमें? तुम्हारी अंग्रेजी को सम्मिलित किया गया है, तुम्हारी रूसी भाषा को सम्मिलित किया गया है, चीनी भाषा को, उसके बाद स्पेनिश है, और आपकी क्या कहते हैं अरबी। कौन सी? अरबी। भाई अरब में तो काफ़ी ज़्यादा देश हैं, और अरब वालों तो पूरी दुनिया के चला रहे हैं तेल के बल पे। तेल गैस तो वहीं से जा रहा है ना, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, सब तो वहीं से ले रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो अब उनकी भाषा ना छोड़, अगर जोड़ोगे उसमें यूनियन नहीं दोगे, मान्यता नहीं दोगे, तो पूरे अरब वाले एक साथ मिल के तेल बंद कर दें, पानी में। अच्छा तेल बंद कर तो हम पानी बंद कर दें, सही रही? कहाँ सही रही? कहते हैं एक बार देखिए, पहले अभी बताया ना कि प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, पानी नहीं बंद करना चाहिए। भाई इस बार हम पानी उनको पिला रहे हैं, भगवान चाहेगा तो अगली बार तेल हमारे यहाँ नहीं करी होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अर्जेंटीना में शीतोष्ण, सुन लीजिए, अर्जेंटीना में कौन सी घास पाई जाती है? अर्जेंटीना में कौन सी घास पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय। या आप ये कहिए, एक देखिए शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पर हैं बताइए? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना में क्या शीतोष्ण घास के मैदान हैं? और उनको किस नाम से जाना जाता है? पंपास। किस नाम से जाना जाता है? पंपास। ये वाले क्षेत्र में आपको पंपास घास के मैदान पाए जाएंगे। कौन से? पंपास। उन्हें पंपास, स्थानीय भाषा में उन्हें पंपास कहा जाता है। अब सुनिए, ये जो पंपास घास के मैदान है ना, इनमें पशुपालन बहुत मात्रा में किया जाता है। कौन सा? पशुपालन। अब पशुपालन से दो चीज़ का फ़ायदा होता है, एक तो ये मांस का और दूसरा दूध का। दोनों चीज़ तो होता है। भाई आप ज़रा सोचिए, हमारे यूपी में गाय को बैन कर दिया गया कि कोई गाय काटेगा नहीं, कोई गाय बेचेगा नहीं। जब गाय ना कटेगी और ना गाय बिकेगी तो गाय का केवल क्या यूज होगा? दूध, गोबर। अच्छा तीसरी चीज़ क्या यूज होगी बताओ? हाँ, गाय ऑक्सीजन देती है ना, वो यूज होगा। अब ज़रा सोचो, अब आदमी देखिए, लोग बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लोगों का जहाँ फ़ायदा होगा वो वहीं काम करेगा कि नहीं करेगा? अब ज़रा तुम सोचो, भैंस है, लोग सोचने लगे कि भैंस बिक रही है, भैंस का दूध भी बिक रहा, भैंस का मांस भी महंगा बिक रहा, तो क्यों ना हम गाय की बजाय भैंस को ज़्यादा पालें। तो आज आप किसी भी गांव या शहर में चले जाओ, किसी भी मोहल्ला में चले जाओ, आपको दो चार, शहरों में तो दो चार भैंसें दिखाई देगी, गांव में तो हर घर में दो ठे दिखाई देंगे, ना दिखाई दें? हमारे घर में खुद हैं। भाई गांव के एक देखा जाए, गांव के जो दूध और मांस एक बहुत बड़ी गांव के अर्थव्यवस्था में काम आती है ना। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, और ये पंपास घास के मैदान कैसे हैं? तो शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण, इन्हीं को हम शीतोष्ण घास कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण घास। ठीक है। अब देखिए शीतोष्ण घास यहाँ पर क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? हाँ, यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। ठीक है। अच्छा बताइए, क्या अर्जेंटीना से भूमध्य रेखा गुजरती है? हाँ, अर्जेंटीना से भूमध्य रेखा कहाँ गुजरती है? तुम्हारे ब्राज़ील से गुजरती है। ठीक है। ब्राज़ील से तुम्हारी कौन कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा भी और तुम्हारी मकर रेखा भी। दोनों रेखाएं तुम्हारी ब्राज़ील से गुजरती है। अब ब्राज़ील से तुम्हारी फिर ये क्या बोलते, अर्जेंटीना से कौन सी गुजरती है? मकर रेखा। कुल मिला के आप ये कहिए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से दो रेखाएं गुजरती हैं, अफ्रीका से तीनों गुजरती हैं। क्या यूरोप महाद्वीप से कोई रेखा गुजरती है? बताइए, नहीं गुजरती ना। देखिए दिखा दूँ, इधर देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये कब मिटाना पड़े पैसा। देखिए इधर ध्यान से, ये आपका अर्जेंटीना है,
देखिए ये वाली जो रेखा है ना, ये कौन सी रेखा, ये। अब देखिए ये मकर रेखा है, कौन सी रेखा है, ये तुम्हारी मकर रेखा है। और ये वाली जो रेखा है, ये तुम्हारी कौन सी रेखा हो गई है, भूमध्य रेखा। और उसके बाद ये वाली रेखा, ये रेखा कौन सी हो गई, ये कर्क रेखा हो गई। अब जरा सोचो, क्या ये भूमध्य रेखा है, तो क्या भूमध्य रेखा अर्जेंटीना से जाती है क्या, नहीं जाती। तो अर्जेंटीना से कौन सी रेखा जाती है, मकर रेखा जा रही कि नहीं जा रही। तो जब अर्जेंटीना से मकर रेखा जाएगी तो मकर रेखा के, अब आपको बताया भी गया है कि 0 डिग्री से 23.5 ऊपर और 0 डिग्री से 23.5 नीचे का बीच का जो क्षेत्र है, ये क्या है, ये कौन सा क्षेत्र है, उष्ण। और नीचे वाला भी क्या कहलाएगा, उष्ण। लेकिन इसके ऊपर क्या रहेगा, शीतोष्ण। इसके नीचे क्या रहेगा, शीतोष्ण। तो शीतोष्ण जब रहेगा तो शीतोष्ण में आपको कौन से 3 मौसम मिलेंगे, गर्मी मिलेगी, सर्दी मिलेगी और बरसात मिलेगी। जब ये तीनों मिलेंगे तो यहाँ पर कौन सी घास पाई जाएगी, शीतोष्ण कटिबंधी तो पाई जाएगी, ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंधी घास को यहाँ पर क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। अब पंपास में, अब देखिए वो घास को जानवर बहुत बढ़िया से चरते हैं। जब जानवर जितना ज़्यादा घास चरेगा उतना ज़्यादा प्रोटीन पाएगा, और जब जितना ज़्यादा वो प्रोटीन पाएगा उतना ज़्यादा वो दूध देगा, और उसके बाद मांस भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा मांस मिलेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, दूध और मांस का एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्हीं पंपास घास के मैदानों में गेहूं की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है, गेहूं की। आपको मैं बता दूं, ये जो अर्जेंटीना देश है, ये अर्जेंटीना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक देश है। सुन लीजिए, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक देश है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा गेहूं निर्यात कौन करता है, यूक्रेन। कौन करता है, यूक्रेन। अब देखिए यूक्रेन और रूस, यहाँ भी शीतोष्ण घास पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। यहाँ पर जो शीतोष्ण घास पाई जाती है, बताओ उसे क्या कहते हैं, बताओ। यूरोप में या हम कहें यूरेशिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्टेपी कहा जाता है, कि तुम्हारा सवाना कहा जाता है। सवाना, अच्छा देखिए सवाना घास तुम्हारी उष्णकटिबंधीय है। बात समझ में आ रही कि नहीं हमारे, सवाना घास तुम्हारी कैसी है, उष्ण। अच्छा अमेरिका में कौन सी घास पाई जाती है, अमेरिका में कौन सी पाई जाती है। अच्छा यहाँ स्टेपी, तो फिर यहाँ पर बताओ, दोनों जगह स्टेपी पहुँच जाएगी, हैं नहीं, बताओ। प्रेयरी अच्छा अमेरिका में कौन पाई जाती है, अमेरिका में स्टेपी, यहाँ प्रेयरी अच्छा बताइए, इधर सुनिए, ये जो प्रेयरी है और स्टेपी है, ये उष्ण है किस, क्या बोलते हैं, शीतोष्ण है, बताइए कंफर्म करिए क्या है, हाँ देखिए सवाना अच्छा बताइए, यहाँ पर अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका है कि नहीं है, साउथ अफ्रीका में घास पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। अच्छा साउथ अफ्रीका में कौन घास पाई जाती है, सवाना। अब तुमको पहले बता दिया गया है कि ये मकर रेखा है कि नहीं है, मकर रेखा के नीचे क्या रहेगा भाई मकर रेखा के नीचे क्या रहेगा। देखिए तुम्हारे जो प्रेरी घास के मैदान है वो अमेरिका में है, और स्टेपी तुम्हारी कहाँ है, यूरेशिया में है। और दोनों देखिए, जहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान है वहाँ पर गेहूं की खेती काफ़ी अच्छी पैदा होती है। तो आप देखिए अमेरिका में भी गेहूं खूब अच्छा पैदा होता है, उसके बाद यूक्रेन में भी गेहूं खूब अच्छा पैदा होता है, रसिया में भी गेहूं ठीक ठाक पैदा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अर्जेंटीना में पंपास घास है, यहाँ पर भी गेहूं खूब बढ़िया ही पैदा होता है। और उसके बाद तुम्हारा चाइना, दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं कौन सा देश पैदा करता है,
चाइना पैदा करता है। अब कह दो चाइना में तो घास है नहीं तो वहाँ कैसे पैदा हो, लेकिन जलवायु तो है गेहूँ वाली, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। जो क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे और वहाँ अगर वहाँ की मिट्टी जलोढ़ है या मिट्टी में कुछ गुणवत्ता है, कुछ ताकत है, तो वहाँ पर गेहूँ आसानी से पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा गेहूं का निर्यातक तुम्हारा यूक्रेन है। लेकिन क्या है, यूक्रेन और रूस तो युद्ध में बिजी हैं कि नहीं बिजी। तो एक समय क्या हुआ कि भारत भी तो हमारा गेहूं का निर्यात करता है कि नहीं करता। तो जब भारत हमारा गेहूं का निर्यात करता है तो भारत का गेहूं ज़्यादातर जानते हो कहाँ जाता है, 2 जगहों पर जाता है। पहले नंबर पर भारत का गेहूँ, ये जो आप देख रहे हैं खाड़ी देश दिख रहा है, ये इसमें बहुत सारे देश है, तुम्हारा सऊदी अरब है, ओमान है, यूएई, दुबई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है। ये देशों को भारत क्या करते थे, गेहूँ देता है। और ये वाले देश आप देख रहे हैं, ये अफ्रीकन देशों को भी हम गेहूँ देते हैं। मतलब ये लोग हमारे गेहूँ खाते हैं, आप ये कहिए। ठीक है, बदले में क्या हम ये कुछ चीज़ देते हैं? अरे यार देते हैं, ऐसा थोड़ो कि नहीं देते हैं। देखिए कोई हमें पाम का तेल देता है, कोई हमें मतलब जो उनके पास है वो चीज़ वो देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे अफ्रीका है, अब ये एक गरीब महाद्वीप है, जितना उनके पास हो रहा वो उतना हमसे लेते हैं, उतना हमको देते हैं। ठीक है, लेकिन अर्जेंटीना भी तुम्हारा क्या करता है, गेहूं का निर्यात करता है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक देश है। कितने नंबर का है, 5वां। अब देखिए आगे चलते हैं, क्या हुआ, नहीं कुछ तो अरे भाई का इतनी बात समझ में आ गई। तो बताइए अर्जेंटीना से कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा। कर्क रेखा तो नहीं जाती, नहीं जाती। ठीक है, अच्छा बताइए जब अर्जेंटीना से मकर रेखा गुजरती है तो अर्जेंटीना में कौन सी जलवायु होगी, शीतोष्ण। कौन सी जलवायु होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय यहाँ की क्या होगी, जलवायु होगी। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, बेनोस आयर्स, ये है कि नहीं। और ये तुम्हारे क्या है, सबसे बड़ा इसका शहर भी है और एक बंदरगाह भी है। क्या है, बंदरगाह। बंदरगाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी पोर्ट। ठीक है, सबसे बड़ा शहर भी है और इसका एक बंदरगाह भी है। और सुनिए अर्जेंटीना का 80%, कितने परसेंट, 80% आयात और निर्यात इसी शहर से होता है। बात समझ में आ गई नहीं, कितने परसेंट आयात निर्यात, 80%। मतलब अर्जेंटीना अगर किसी दूसरे देश को कोई सामान देता है तो इसी बंदरगाह से देता है। अगर किसी दूसरे देश से कोई सामान लेता है तो सारा सामान पहले यहीं आता है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सारा सामान दूसरे को देगा तो इसी बंदरगाह से, अगर सारा सामान किसी दूसरे से लेगा तो इसी बंदरगाह से लेगा और देगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, अच्छा बताइए अर्जेंटीना का ये वाला भाग पहाड़ी होगा कि नहीं होगा, बताइए, पर्वतीय होगा कि नहीं होगा, होगा। कौन सा पर्वत होगा, एंडीज पर्वत। हिमालय के बाद दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, एंडीज। तो अर्जेंटीना के इस साइड पर कौन सा पर्वत है, तो एंडीज पर्वत है। कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत है। कोई दिक्कत इसमें भाई। एंडीज पर्वत क्या करता है, इधर चिली को अलग कर देता है। किसको अलग करता है, चिली को। ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, ये चिली है। ठीक है, चिली जैसे घोड़े की पूंछ नहीं होती, सेम वही कटेगी है ना। लेकिन कुछ भी हो, देश अच्छा है, चिली भी, दोनों अच्छे हैं। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन, अर्जेंटीना किन 2 गोलार्धों में स्थित है, बताइए। किन 2 गोलार्धों में स्थित है, दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध। ये बिल्कुल सही है। देखिए ये तुम्हारा वर्ल्ड का मैप है, ये अब देखिए ये वर्ल्ड का मैप है। तो अब ये जब वर्ल्ड का मैप है तो इसमें देखिए ये तुम्हारी 0 डिग्री, कौन सी डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है कि नहीं है। तो जब ये तुम्हारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है तो इसके इस साइड का कौन सा गोलार्ध होगा, बताइए। इस साइड का कौन सा होगा, पूर्वी गोलार्ध होगा। कौन सा गोलार्ध होगा, पूर्वी गोलार्ध होगा।
और इसके इस साइड पर पश्चिमी गोलार्ध। तो अब जरा देखिए इस रेखा के हिसाब से पूरब में हुआ कि पश्चिम में? है पश्चिम में हुआ कि नहीं हुआ? किस रेखा के हिसाब से? इस रेखा के हिसाब से। अब जरा सोचिए, चलिए ये रेखा तो समझ गए कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो पृथ्वी को क्या कहती है कि पूरब और पश्चिम में डिवाइड करती है। लेकिन ये भी तो एक रेखा है, ये बताइए, ये एक रेखा है कि नहीं? और इस रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है कि नहीं बांटती? क्यों बांटती है? तो ऊपर का भाग उत्तर गोलार्ध और नीचे का भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो बताइए अर्जेंटीना कौन से गोलार्ध में होगा? पश्चिमी और दक्षिणी। कौन से? पश्चिमी और दक्षिणी। हाँ ये याद रखना, अर्जेंटीना तुम्हारा किस गोलार्ध में है? पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्ध में। कोई दिक्कत इसमें? अब चले आगे, ठीक है। चलो अब लिखाते हैं। ठीक है।